हाई जो भी हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं एंड जिन कंपनीज पर बड़े इन्वेस्टर्स का कन्विक्शन काफी हाई होता है वो जनरली हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हैं। लेकिन मार्केट में हम सब ने ये लाइन भी सुनी है कि कंपनी चाहे कितनी भी हाई ग्रोथ क्यों ना हो एंड बड़े इन्वेस्टर्स का कन्विक्शन कितना भी हाई क्यों ना हो, लेकिन समय उस कंपनी को उसकी राइट वैल्यूएशन पर अपने इन्वेस्टर्स के सामने लाकर ही छोड़ता है, वो भी एक बार नहीं बार बार। तो आज बात करेंगे ऐसी ही स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर जो अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में या तो मार्केट लीडर है या मार्केट लीडर को टफ कंपटीशन दे रही हैं। एंड ये कंपनीज लास्ट के 2 सालों में अपरन में ही थी एंड वैल्यूएशन भी इनकी स्काई रॉकेट ही रही। आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट में अपरन के बावजूद भी अगर कोई कंपनी लो वैल्यूएशन पर अवेलेबल है या अभी भी अपने हाई से क्रैक्ट होकर ट्रेड कर रही है तो डेफिनेटली उस कंपनी में कोई मेजर प्रॉब्लम होगी। तो इस पॉइंट को मैंने भी काफी डीपली स्टडी किया है सो दैट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो भी तो वो मेजर ना हो एंड वो काफी शॉर्ट टर्म नेचर की हो, जिससे उस कंपनी की लॉन्ग टर्म आउटलुक पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। इसको और बेटर तरीके से इंश्योर करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने उन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है यहाँ पर प्रमोटर्स भी अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो माइन्यूटली ही क्यों ना बढ़ा रहे हो, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा कंपनी में स्टेक को बाय करना डेफिनेटली उनके फेथ को दिखाता है कंपनी के ऊपर। तो ओवरऑल अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें फर्स्ट है कि कंपनीज अपने इंडस्ट्री की हाई ग्रोथ कंपनीज में से हो। नेक्स्ट ये कि वो कंपनीज या तो इंडस्ट्री लीडर हो या फिर इंडस्ट्री लीडर्स को टफ कंपटीशन दे रही हो, वैल्यूएशन भी पहले के कंपैरिजन में चीप हुई हो, स्टॉक प्राइस भी अपने हाई से करेक्ट हुआ हो एंड ऑफ कोर्स प्रमोटर्स भी उस कंपनी में कुछ ना कुछ स्टेक बाय कर रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड के ऊपर जो कि स्टेनलेस स्टील बेस्ड पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाती है। वैसे अगर हम स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो ये काफी सिक्लिकल इंडस्ट्री है, लेकिन कंपनी इसी स्टील से काफी वैल्यू ड्रिवन प्रोडक्ट बनाती है जिसका एप्लीकेशन केमिकल्स, रिफाइनरीज, हीट एक्सचेंजर्स, फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस एंड पावर प्लांट्स में होता है। कंपनी की अगर हम वैल्यूएशन को देखें तो ये सितंबर 23 में 60 तक पहुंच गई थी एंड प्रेजेंटली 42 के अराउंड है एंड स्टॉक प्राइस भी 1580 का हाई लगाने के बाद प्रेजेंटली 1340 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है कि जिसके कारण कंपनी के स्टॉक प्राइस में कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ हो एंड वैल्यूएशन भी कुछ हद तक रीजनेबल हुई हो? तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें 51% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही अगर हम नेट प्रॉफिट्स को देखें तो हमें 100% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 16.7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इवन की कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हाईएस्ट एवर पर पहुंचे हैं। तो यहां हमें ऐसा कोई भी रीजन नहीं दिख रहा है जिसके कारण स्टॉक प्राइस में करेक्शन हो। तो क्या ये करेक्शन कंपनी की लॉन्ग टर्म आउटलुक पर आए किसी तरह के इंपैक्ट के कारण है? ऑफ कोर्स हम उसको भी स्टडी करेंगे ही, क्योंकि हमें कंपनी की आउटलुक को वैसे भी काफी डीपली स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पर चले जाते हैं। तो शेयर होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो कि 48.2% हुआ करती थी, इस क्वार्टर में वो माइन्यूटली सी बढ़कर 48.63% हुई है। तो आशीष कचोलिया जी की होल्डिंग जो कि जून वाले क्वार्टर में 1.97% की हुआ करती थी, इन्होंने एग्जिट ले लिया है। फ्रेंड्स, अप्रैल से जून वाला क्वार्टर स्टार्ट हो जाता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट किसी इन्हीं लेवल्स पर हुई है एंड वो सितंबर क्वार्टर एंड होने से पहले पहले निकल गए हैं एंड जो सितंबर क्वार्टर एंड हो रहा है वो हो रहा है इन लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ जो कंपनी ने बड़ा अपना लिया है, जहां कंपनी का स्टॉक प्राइस 750 से लेकर 1550 के अराउंड तक गया है, मींस ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो वो इस दौरान लगातार इस कंपनी में बने रहे, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट डबल किया है इतनी कम ड्यूरेशन के अंदर। तो आशीष कचोलिया जी का भी इस कंपनी से एग्जिट लेना क्या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही है या आउटलुक में आया हुआ कोई इंपैक्ट है? तो अभी हम कंपनी को वैसे भी थोड़ा और डीप स्टडी करने वाले हैं। अगर ऐसा कोई रीजन होगा भी वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो सबसे पहले आते हैं हम इंडस्ट्री के ऊपर। फ्रेंड्स, जैसे कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स स्टेनलेस स्टील से बनाती है तो इंडिया में ये इंडस्ट्री प्रेजेंटली 9% के CAGR से ग्रो कर रही है, जो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं है। इवन की अगर हम इंडियन स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी प्रेजेंटली 4.5% के CAGR से ही ग्रो कर रही है, जो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर हम बिनस पाइप्स एंड ट्यूब्स की ग्रोथ को देखें तो यहां आप रेवेन्यूज में देख सकते हैं कि लास्ट के 3 इयर्स में 46% की ग्रोथ हुई है। इवन अगर हम कंपनी की वॉल्यूम्स को भी देखें तो सीमलेस पाइप्स में कंपनी ने 100% की ग्रोथ रजिस्टर की है एंड वेल्डेड पाइप्स में कंपनी ने हाई टीन्स की ग्रोथ रजिस्टर की है, मींस 18 से 19% की ग्रोथ रजिस्टर की है एज कंपेयर टू सिमिलर क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर, जब स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री सिर्फ 9% के CAGR से ग्रो कर रही है। इवन की जो स्टेनलेस स्टील बेस्ड पाइप्स एंड ट्यूब इंडस्ट्री है ये सिर्फ 4.5% के CAGR से ग्रो कर रही है। तो बिनस पाइप्स इतने हाई ग्रोथ कैसे दिखा पा रही है? तो इसके प्राइमरली 2 रीजन है। तो पहला रीजन ये है कि आज भी इंडियन स्टेनलेस स्टील एंड पाइप इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की डोमिनेंस है। जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है या इंडस्ट्री ग्रो करती है तो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जाता है। यही हमें इंडियन फुटवियर इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है एंड प्रेजेंटली यही हमें बेडिंग एंड सेलिब्रेशन इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है एंड यही हमें इंडियन पाइप्स एंड ट्यूब इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है। बिनस पाइप्स एंड ट्यूब्स उन चुनिंदा प्लेयर्स में से हैं जिनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज
परसेंटेज है इन ब्रांडेड स्टेनलेस पाइप एंड ट्यूब्स। ये भी एक बड़ा कारण है इस कंपनी की अमेजिंग ग्रोथ के पीछे। सेकंड एंड सबसे बड़ा रीजन कंपनी की ग्रोथ के पीछे ये है कि कंपनी स्टेनलेस स्टील को यूज करके काफी वैल्यू ड्रिवन प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी के बनाए हुए पाइप्स एंड ट्यूब्स हाई वैल्यू ड्रिवन प्रोडक्ट्स कैसे हैं, तो इसका गैस हम कंपनी के प्रोडक्ट के एप्लीकेशन से ही लगा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, जो कि केमिकल्स में है, रिफाइनरीज में है, हीट एक्सचेंजर्स में है, फर्टिलाइजर प्लांट्स में है, ऑयल एंड गैस में है एंड पावर प्लांट्स में है। इसके साथ कंपनी अपने एक्सपोर्ट को भी लगातार बढ़ा रही है। Q2 फाइनेंशियल 24 में जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट से वो है 28.5 करोड़ एंड सिमिलर क्वार्टर में एक साल पहले था 1.6 करोड़ एंड मैनेजमेंट एंटिसिपेट कर रही है कि ये आने वाले सालों में और भी बढ़ सकता है। एंड इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो कंपनी के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को जाता है। कंपनी मार्केट में डीपर पेनिट्रेशन के लिए मल्टीपल फेयर्स एंड एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही है आउटसाइड द कंट्री। कंपनी फ्यूचर में क्यों ग्रो कर सकती है, उसका सबसे पहला रीजन ये है कि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को 3 टाइम्स बढ़ा लिया है। यहाँ बेल्डेड पाइप्स में कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 8400 मेट्रिक टन हुआ करती थी एंड ये बढ़कर 24,000 मेट्रिक टन पर एनम हो गई है। एंड सीमलेस पाइप्स में कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 3600 मेट्रिक टन हुआ करती थी एंड वो बढ़कर 9600 मेट्रिक टन पर एनम हो चुकी है। फर्दर सीमलेस पाइप में कंपनी अपनी कैपेसिटी को और भी बढ़ाने पर प्लान कर रही है बाई 400 मेट्रिक टन पर मंथ एंड ये इंस्टॉलेशन Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 तक कंप्लीट हो जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो लास्ट के 2 क्वार्टर्स में कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स भी हाईएस्ट एवर पर पहुंच गए हैं एंड उसका रीजन यह है कि कंपनी ने 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। यहां पर राउंड बॉस को यूज करके कंपनी मदर हॉलो पाइप्स बना रही है एंड इसके लिए कंपनी ने एक नई पाइसिंग लाइन भी सेटअप की है। इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन का इंपैक्ट ये हुआ है कि कंपनी के प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस और भी बढ़ चुकी है, जिससे एक्सपोर्ट मार्केट से कंपनी के ऑर्डर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद कंपनी की ऑर्डर बुक भी 210 करोड़ की है एंड कंपनी की रेवेन्यू में एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है एंड वो प्रेजेंटली 15% पहुंच गया है। आप 2-4 मिनट का टाइम स्पेयर करके एक बार कंपनी की क्लाइंट लिस्ट को देख लें। यहाँ आपको अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप, JSW ग्रुप, टाटा ग्रुप, इवन की 50 से भी ज्यादा बड़ी कंपनीज आपको ऐसी मिलेगी जो इनके प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं। तो अभी तक हमें ऐसा कोई भी रीजन नहीं मिला है जो कंपनी के स्टॉक प्राइस में फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या कंपनी की लॉन्ग टर्म आउटलुक को खराब कर रहा हो। फ्रेंड्स, आशीष कचोलिया जी ने जो इतने कम समय में अपनी होल्डिंग से एग्जिट किया है उसका रीजन भी यही है कि उनको इतने कम समय में बड़े रिटर्न्स मिले हैं, क्योंकि इस दौरान स्टॉक प्राइस लगातार अपरन में रहा एंड उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग को कंसीडर किया है। फ्रेंड्स, लिस्टिंग के बाद स्टॉक प्राइस लगातार अपरन में रहा, जहां 340 के अराउंड लिस्टिंग हुई थी एंड कंपनी ने जो हाई लगाया था वो लगाया था 1580 का। तो जिन इन्वेस्टर्स को इतने बड़े रिटर्न्स मिले होंगे तो उनमें से कुछ इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग को भी कंसीडर किया होगा, क्योंकि कंपनी चाहे कितनी भी सॉलिड क्यों ना हो, इतने बड़े अपरन के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती ही है। क्योंकि स्टॉक प्राइस जब अपने हाईएस्ट एवर पर था तो उस टाइम कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कितनी हो गई थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 60.4 हो गई थी, जो कि इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन इस इंडस्ट्री को मिलती नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी था। उसके बाद दूसरा रीजन यह है कि कंपनी ने कैपेसिटी में बड़ा एक्सपेंशन किया है। फ्रेंड्स, जब किसी कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन कंप्लीट होने वाला होता है उस टाइम इन्वेस्टर्स का ऑप्टिमिज्म भी काफी हाई होता है, जिससे कंपनी को वो ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन देते हैं एंड उस टाइम स्टॉक प्राइस में भी बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग यहाँ होनी ही थी। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर के लिए कंपनी सेम लेवल पर पड़ी रहे। अगर ऐसा होता है तो कंपनी की वैल्यूएशन और भी जस्टिफाई हो जाएगी। फ्रेंड्स, कंपनी अपनी कैपेसिटी में अच्छा एक्सपेंशन कर रही है, प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी एक्सेप्टेंस है, एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन भी रेवेन्यू में लगातार बढ़ रहा है। तो इसलिए इस कंपनी को आप अच्छे से स्टडी करके कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड कंपनी वुड एडहेसिव इंडस्ट्री से बिलोंग करती है एंड कंपनी का नाम ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव लिमिटेड है, जो कि यूरो के नाम से वुड एडहेसिव प्रोडक्ट्स बनाती है। यूरो 7000 इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वुड एडहेसिव ब्रांड बन चुका है एंड फेविकोल को भी टफ कंपटीशन दे पा रहा है। इंडियन एडहेसिव एंड रेजिन इंडस्ट्री की बात करें तो ये प्रेजेंटली 10.26% के CAGR से ग्रो कर रही है, जिसे हम डिसेंट ग्रोथ बोल सकते हैं। लेकिन वही अगर हम कंपनी की ग्रोथ को देखें तो यहाँ हम कंपनी की रेवेन्यूज में लास्ट के 10 सालों में 38% के CAGR की ग्रोथ देख सकते हैं एंड लास्ट के 5 सालों में 37% के CAGR की ग्रोथ देख सकते हैं। इसका रीजन यही है कि कंपनी एक स्मॉल प्लेयर है जिसकी प्रेजेंस अभी 14 स्टेट्स में ही है। छोटा प्लेयर होने के बावजूद अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट में दम होता है एंड इंडस्ट्री लीडर को टफ कंपटीशन देने में सक्सेसफुल होता है तो ऐसी कंपनीज के पास एक बड़ा स्कोप होता है ग्रोथ का, क्योंकि उनके पास एक बड़ी मार्केट पेंडिंग होती है जिसमें वो पेनिट्रेट कर सकते हैं।
है एंड आज भी इस कंपनी के पास आधा इंडिया बचा हुआ है। यहाँ कंपनी अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर सकती है एंड जिन स्टेट्स में कंपनी प्रेजेंटली ऑपरेट कर रही है वहां भी अपने प्रोडक्ट के दम पर और भी मार्केट शेयर को गेन कर सकती है। यहाँ कंपनी के स्टॉक प्राइस में कंसोलिडेशन क्यों हुआ है एंड वैल्यूएशन के मामले में भी 3 ईयर मीडियंस के नीचे के पीई पर कैसे ट्रेड हो रहा है, तो उसके लिए हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स को देखें तो लास्ट के 2 क्वार्टर में ये हाईएस्ट एवर पर पहुंच चुके हैं एंड इसका रीजन है रॉ मटेरियल के प्राइसेस का सेटल होना। लेकिन कंपनी के स्टॉक प्राइस का कंसोलिडेशन में जाने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि कंपनी की रेवेन्यूज में ग्रोथ नहीं हो रही है लास्ट के 4 to 5 क्वार्टर्स में। तो मैनेजमेंट से जब ये क्वेश्चन कॉन कॉल में पूछा गया तो उन्होंने मानसून सीजन एंड फेस्टिवल सीजन को रिस्पॉन्सिबल बताया Q2 की वीक परफॉर्मेंस के पीछे एंड इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि मार्केट जब वीक थी तो उन्होंने सिर्फ सेल को ही फोकस नहीं किया, तो इस टाइम उन्होंने एग्जिस्टिंग टेरिटरीज में अपने प्रोडक्ट को और बॉटम लेवल पर ले जाने के लिए काम किया है, जिसके लिए वो कारपेंटर्स, यूजर्स, इन्फ्लुएंसर्स इन सबको अपने साथ जोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री ने लास्ट के 4 to 5 क्वार्टर में इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को भी झेला है क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो काफी हद तक इंपोर्ट होता है। ग्लोबली इस मार्केट में ग्रोथ काफी म्यूटेड रही है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट थोड़ी लुक्रेटिव होने के कारण इसका नेगेटिव इंपैक्ट उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पर हम इसलिए भी ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि पीयर्स में अगर हम जाएं तो एंड मार्केट लीडर के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो यहां भी हमें लास्ट के 6 क्वार्टर में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, जबकि मार्जिन्स यहां भी लास्ट के 2 क्वार्टर्स में हाईएस्ट एवर पर पहुंचे हैं। इनफैक्ट अगर आप पीडीलाइट के साथ ज्योति रीजन्स के कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो जो पीडीलाइट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.8% है, ज्योति रीजन्स का है 72.9%, इसके साथ पीडीलाइट का रिटर्न ऑन इक्विटी 18.7% है एंड ज्योति रीजन्स का 55.1% है। वैल्यूएशन के मामले में पीडीलाइट ओवर वैल्यूड है एंड ज्योति रीजन्स रीजनेबली वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी देखें तो पीडीलाइट की 0.06 है एंड ज्योति रीजन्स बिल्कुल डेट फ्री है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पीडीलाइट के 19.4% है एंड ज्योति रीजन्स के 30.7% है। इसके साथ अगर हम क्विक रेशो, करंट रेशो एंड रिटर्न ऑन एसेट्स के टर्म्स में भी कंपनीज को कंपेयर करें तो यहां भी हमें ज्योति रीजन्स ही बेटर देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, कंपनी की रेवेन्यू में अब ग्रोथ क्यों हो सकती है उसका रीजन एक ये भी है कि कंपनी यूपी एंड दिल्ली में नया नया एंटर कर रही है एंड उसके लिए कंपनी ने प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड प्रोडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम ये सब स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो कंपनी शॉप डिमांड एंड मार्केट शेयर में ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस किया है बाय 2000 टन पर मंथ। कंपनी एक नया वेयर हाउस भी सेटअप कर रही है फॉर इनहैंस स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने अपने रेवेन्यूज को 38% के सीएजीआर से बढ़ाया है, एबिटा को लास्ट के 5 सालों में 103% के सीएजीआर से बढ़ाया है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लास्ट के 5 सालों में 113% के सीएजीआर से बढ़ाया है। लेकिन अगर हम फ्यूचर गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स वो अपने रेवेन्यू को 25% के सीएजीआर से बढ़ाएंगे। तो यहाँ कंपनी की रेवेन्यूज में जब 38% की ग्रोथ हो रही थी उस टाइम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 113% की ग्रोथ हो रही थी। तो इस केस में अगर नेक्स्ट 3 इयर्स में कंपनी की रेवेन्यू में 25% की सीएजीआर की ग्रोथ होती है तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में मिनिमम 50% के सीएजीआर की ग्रोथ होनी चाहिए एंड स्टॉक प्राइस हमेशा नेट प्रॉफिट से ज्यादा ही ग्रोथ दिखाता है। लेकिन जब मैं ये सब कह रहा हूँ, इट डजंट मीन कि हम कल ही जाकर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। हमें काफी पेशेंटली इस कंपनी को स्टडी करना है एंड इसके साथ मैनेजमेंट ने बताया है कि कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी 30 से 40% पर मेंटेन करती रहेगी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% पर मेंटेन करती रहेगी। इसके साथ कंपनी डेट फ्री रहेगी एंड पॉजिटिव कैश फ्लो के जनरेट करने के भी एस्टिमेट्स हैं। इसके बाद मैनेजमेंट का प्लान है कि नेक्स्ट 2 इयर्स तक वो एनएससी पर लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर 20 में जो 48.03% हुआ करती थी वो बढ़कर 50.83% हो गई है एंड इस कंसोलिडेशन में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है, इनफैक्ट बढ़ाया है। भी शोज के प्रमोटर्स को भी अपनी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा फेथ है। फ्रेंड्स, कंपनी हर पैरामीटर पर अच्छा कर रही है, प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस भी अच्छी है एंड नई जियोग्राफीज में भी एंटर कर रही है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। तो ऐसे में नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स में कंपनी को आप अच्छे से स्टडी करें एंड दिल्ली एंड यूपी में कंपनी ने जो नया ऑपरेशन स्टार्ट किया है उसकी आउटकम को भी मॉनिटर करें एंड इसी फेज में कुछ क्वांटिटीज कंसीडर भी की जा सकती हैं क्योंकि दोनों ही कंपनीज एक बड़े अपरण के बाद थोड़ा कूल डाउन हो रही हैं एंड यही वो फेज होता है जब हम किसी कंपनी को अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं एंड कंसीडर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे मोटिवेट होकर हम और भी रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।